हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज हम भ्रम का पुलिंदा सीरीज में पार्ट 3 में बताएंगे आगे ऐतिहासिक काल। इसके पहले भाग 2 में हमने पृष्ठ 19 तक पढ़ा और अब आगे ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी लेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं पृष्ठ 19 से ही। अब उसके आगे का हम देखते हैं कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ आप जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आज तक हमें इतना जो इतिहास बताया गया या हम लोगों ने जो भी कुछ सुना उसके बिल्कुल उलट देखने को मिलता है। तो ये राजीव पटेल जी के द्वारा लिखित भ्रम का पुलिंदा पुस्तक का आज हम अवलोकन करेंगे। ऐतिहासिक काल, तो इसमें बताते हैं ऐतिहासिक काल में राजीव पटेल जी लिखे हैं कि इसके बाद ऐतिहासिक काल का समय आता है। यह समय आज काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय के बाद से जितने भी शासक वर्ग या विद्वान वर्ग हुए उन सभी लोगों ने अपनी अपनी जानकारी का कुछ ना कुछ लेखन ज़रूर किया था और आज वह लेखन की लिपि या भाषा पठनीय है, पढ़ी जा सकती है। इसी का परिणाम है कि आज ज़मीन की कहीं पर भी खुदाई होती है तो पूर्व काल के लिखित शिलालेख, अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ही हम लोग उन महान सम्राटों या उस समय के विद्वानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद उस समय कई ऐसे विदेशी यात्री भी भारतीय भूभाग पर यात्रा करने के लिए आए थे, जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो भी यहाँ प्राचीन भारत में देखा सुना, उन्होंने अपने उस यात्रा वृत्तांत में उसका पूर्ण रूप से वर्णन किया हुआ है या उसे कलमबद्ध किया। आज इन माध्यमों के द्वारा ही ऐतिहासिक काल की स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी हम लोगों को मिलती है। ऐतिहासिक काल से पूर्व प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास काल और प्रेहिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल में मिले प्रमाणों को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि धूर्त और स्वार्थी लोग अपने अंधे और स्वार्थी विवेक द्वारा कैसे लोगों को भ्रम के जाल में फंसाए या भ्रम फैलाते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस वजह से ऐतिहासिक काल में मिले लिखित साक्ष्यों को बहुत ही बारीकी से अवलोकन करने का समय अब आ गया है, क्योंकि इस समय जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं वो पढ़े जा सकते हैं। अब आपको देखना यह होगा कि कौन कौन व्यक्ति द्वारा क्या क्या लिखित साक्ष्य में मिला है और किस व्यक्ति के नाम पे भ्रम का पुलिंदा बना करके कुछ लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज के भ्रमशीलों द्वारा ऐतिहासिक काल में भी बहुत से ऐसे काल्पनिक पात्रों को पैदा करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया गया है, जिनका अभी तक कोई साक्ष्य प्रमाण हमें नहीं मिला है। लेकिन भ्रमशीलों के पास सत्ता का भरपूर सहयोग प्राप्त है। इसी वजह से वैसे सभी पात्रों को आज शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से समाज में स्थापित किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि उन लोगों को उन सभी बातों पर
तर्कशील बनते हुए केंद्रित होना पड़ेगा और उन विषयों पर बहुत ही गहनता से छानबीन करते हुए इन भ्रमशीलों से पूछना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह भ्रमशील प्रजाति के लोग सभी को मूर्ख बनाते हुए मानसिक शोषण जिस तरह से करते आए हैं उसी तरह से शोषण करते रहेंगे। जब आपका मानसिक शोषण करेंगे तो उनका भला या उन्हीं का कल्याण वो तो होना ही है। इस वजह से आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि जो पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन के द्वारा भ्रमशीलों के पास कौन कौन सा साक्ष्य है और कौन कौन सा साक्ष्य नहीं है, मूल भारतीय संस्कृति की पहचान वाले कौन से साक्ष्य हैं और कौन से साक्ष्य नहीं हैं। इस साक्ष्य वाले मूल मंत्र को सभी जागरूक मित्र बहुत ही अच्छी तरह से कसकर पकड़ें और भ्रमशील समुदाय से सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करें, क्योंकि ये जो भ्रमशील समुदाय है उसके पास कोई इस तरह का साक्ष्य या प्रमाण नहीं होता है, फिर भी वो हवा में गैस बनाकर धुआं का बादल खड़ा कर देता है और जब उसे कोई छोटा सा भी तिल जैसा साक्ष्य या प्रमाण मिल जाता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर उस तिल को ताड़ के पेड़ से भी बहुत बड़ा दरख्त बना कर सामने पेश करता है। भारत में पाषाण काल मानव जीवन की शुरुआत काल से ही सिंधु काल कहने का मतलब मानव जीवन की व्यवस्थित सभ्यता, जिससे स्पष्ट रूप से लिपि, स्तूप और बुद्ध के स्वरूप का प्राप्त ज्ञान के बाद मौर्य काल और गुप्त काल की संस्कृति के साक्ष्यों का जखीरा भरा पड़ा है। फिर भी यह भ्रमशील लोग उन सभी साक्ष्यों को खीरा के जैसा आम बना देते हैं और मौर्य काल एक गुप्त काल में प्रयुक्त शब्दों को अपहरित करके अपने को खास बना लेते हैं। इन सारी बातों को आप लोग पुरातात्विक संग्रहालयों में जा कर के देखें और उन्हें समझें, क्योंकि जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो पूरे भारत के सभी संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हुए हैं। आइए इन बातों को समझने के लिए हम लोग ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांट करके देखते हैं। पहला ईस्वी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक और दूसरा ईस्वी सन से लेकर के 850 ईस्वी तक। अब इन दोनों भागों पे हम विचार करते हैं। पहला जो ऐतिहासिक काल हम देखते हैं वो 600 ईसा पूर्व से देखते हैं। तो ईसा पूर्व 600 वर्ष के बाद से लेकर के ईस्वी सन तक जितने भी शासक हुए हैं उन सभी ने अपने साथ साथ अपने अपने समय की जो मुख्य घटनाएं होती थी उनको अपने काल के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में उस समय की लिपि या लेखन की वस्तु शिला पर अंकित जरूर करवाया था, जिसे कोई भी देख सकता है और प्राप्त उन सभी लिखित साक्ष्यों या प्रमाणों को देख करके ही आज दावे के साथ कहा जा सकता है कि उस समय में कोई जाति वर्ण व्यवस्था नहीं थी। फिर भी यह आज के भ्रमशील समाज या भ्रमशील लेखकों के द्वारा उस समय जाति वर्ण होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और यही अफवाहें फैलाते हुए भ्रम का पुलिंदा तैयार किया जाता है। इसी ईस्वी सन से पूर्व के किसी भी शासक ने अपने आप को किसी भी तरह की जाति वर्ण में बांध करके नहीं रखा है या नहीं रखा था। इस तरह के लिखित प्रमाण मिलते हैं, यानी कि उस समय किसी भी प्रकार का जाति वर्ण
का उदय ही नहीं हुआ था। दूसरा उस समय शासक वर्ग के अलावा विद्वान वर्ग के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिसमें से एक नाम तो बहुत ही विश्वविख्यात है, जिन्हें महामानव कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध का, जिसे सभी लोग जानते हैं और जिनका किसी जाति वर्ण से कोई संबंध नहीं था। भ्रम फैलाने के लिए यह भ्रमिक समाज, उसके लेखकों के द्वारा उन्हें भी एक विशेष क्षत्रिय वर्ण का बना दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है, या जिसे कहना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि उस समय की भाषा लिपि में छद और त्रा अक्षर ही नहीं हुआ करते थे, और दूसरा कारण उस समय के समाज में किसी भी प्रकार का कोई वर्ण नहीं था। जाति और वर्ण की जगह उस समय कुल या वंश की परंपराएं जरूर थीं। ये कुल वंश की परंपरा भी उस समय सभी लोगों के लिए नहीं थी। यह परंपरा सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होती थी जो उस समय के राजा या जनपद के प्रमुख होते थे, जिनका जनपद, महाजनपद, गणराज्य या देश पर आधिपत्य हो जाता था। ऐसे लोग ही अपनी पहचान को सार्वजनिक करने हेतु या लोगों को संबोधन करने के लिए अपने कुल वंश का नामकरण करवाते थे, क्योंकि उस समय राज करने वाली प्रणाली राजतंत्र की थी, जिसमें राजगद्दी पर उस परिवार का कोई भी सदस्य आसीन होते रहता था, जिसकी वजह से राजा का नाम हमेशा बदलता रहता था। इसी नाम बदलने वाली प्रथा से बचने के लिए उस समय वंश परंपरा का निर्माण हुआ था, ताकि राजा बदलने के बाद भी राजवंश का नाम एक बना रहे। इसी वजह से उस समय राजा का नाम बदलने के बाद भी वंश का नाम नहीं बदलता था। राजा के अलावा अन्य कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो या कितना भी प्रभावशाली क्यों न बन जाए, लेकिन वैसे लोगों का कोई कुल वंश या नामकरण नहीं मिलता है। इसके कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं, या हम कह सकते हैं तो वैसे लोगों के कुल वंश का नामकरण नहीं होता था। जैसे मक्खली गोसाल, निगंठ नाथपुत्र, पूरन कश्यप, अजित केस काम्बली, पकुथ कच्चान, संजय बलेटी पुत्र, अलार कालाम, मोगलायन, सारिपुत्र, महाकश्यप, कात्यायन, उपाली आदि। फिर भी उस समय कुल वंश का नामकरण तरल था, तत्कालिक था, क्षणिक था, अर्थात अस्थायी था। जब तक शासन के परिवार का स्थान राजा या किसी जनपद के प्रमुख के पद पर आसीन है, तभी तक उस शासक की पहचान वंश से होगी, और जैसे ही शासक उस पद या स्थान से हट जाता था, उसके वंश का नाम की पहचान जो होती थी वो भी खत्म हो जाती थी। यह थी सम्यक संस्कृति की एक समानता वाली व्यवस्था। लेकिन यह तो आज तरल से ठोस हो गया है, वर्णागत हो गया है, जिस वजह से सदियों पूर्व राजतंत्र में राजा रहने वाले के वंशज राजतंत्र खत्म होने के बाद भी आज लोकतंत्र में राजा या राजपूत नाम से अपने आप को बांधे हुए हैं। भले ही उनका वंशज आज किसी भी कोठी या किसी होटल में दरवानी का काम क्यों न कर रहा हो, या किसी के यहाँ ड्राइवरी का कार्य क्यों न कर रहा हो,
क्यों ना रोड पे झाड़ू लगा रहा हो, क्यों ना वो किसी भारत के कोने कोने में भ्रमण कर रहा हो, फिर भी वो आज अपने को राजपूत वंश का ही समझता है। उसी प्रकार जिनका वंश सदियों पूर्व कभी विद्वान हुआ करता था या नहीं, यह बाद की बात है, लेकिन आज उनके वंशज तोता के ज्ञान पर आश्रित होकर के अपना पेट पालते हुए भी अपने को आज बड़े ही घमंड से विद्वान ब्राह्मण कहते नहीं थकते हैं। उस समय जाति और वर्ण का उदय नहीं हुआ था। यह तो आज सब भांट भंगेरा द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा मात्र है। अब इसी पूर्व ऐतिहासिक काल के पहले भाग में हम देखते हैं कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध का काल आता है। तो कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के अलावा उस समय कई और भी विद्वान हुए हैं। उन विद्वानों को पाली भाषा में वामहन से संबोधित किया जाता था, जिसकी चर्चा महान मौर्य सम्राट अशोक के चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से की गई है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और वामहन समड़ा के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। यहाँ वामहन और समड़ा से दो समूह संबोधित हो रहे हैं। पहला वामहन जो मेगास्थनीज के अनुसार उस समय का एक विद्वान वर्ग हुआ करता था। ऐसे लोग काफ़ी विद्वान और ज्ञानी होते थे। वहीं दूसरा समड़ा से उस समय के वैसे लोग जो महामानव कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके अपने अंदर के विकारों का शमन करते थे, यानी राग द्वेष को निकाल करके स्वयं को भिक्षु का जीवन जीते थे। ऐसे सम्यक संस्कृति के समय ये दोनों लोग भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे। उस समय के जिन व्यक्तियों का ब्राह्मण वर्ग अर्थात विद्वान वर्ग होने का साक्ष्य मिला है, उनके नामों को यहाँ पे लेखक ने लिखा है। मखाली गोसाल, निगंठनाथ पुत्र, पूरन कश्यप, अजीत केशकाम्बली, पकुत्थ कच्चान, संजय बलेठी पुत्र, अलार कालाम जैसे अनेक विद्वान ब्राह्मण ही हुआ करते थे, जिनमें से कई लोग समाज का मार्गदर्शन किया करते थे, तो कई लोग उस समय के तत्कालीन राजा के दरबार में अमात्य का काम भी किया करते थे। परंतु इन सभी लोगों ने कहीं भी अपने आप को किसी भी तरह की जाति वर्ण व्यवस्था में बांधकर नहीं लिखा है। ऐसे साक्ष्यों से आज यह स्पष्ट हो जाता है कि ईस्वी सन से पूर्व जाति वर्ण नाम की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। यह सिर्फ आज के भ्रमवादियों द्वारा पुस्तकों के माध्यम से या अपनी लच्छेदार गप्पों के माध्यम से भ्रम का पुलिंदा फैलाया है या पुलिंदा मात्र है। आज लोगों की जानकारी में कितनी विडंबना दिखती है। जिस व्यक्ति या महान शासक सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल की पूर्व वाली प्राप्त जानकारी और वर्तमान में अपने द्वारा की गई जनहित की सारी जानकारी के साथ साथ अपने संज्ञान में आई सारी जानकारी को हीरे की तरह दूर से चमकता हुआ जमीन के ऊपर स्तंभ लेख, पहाड़ों के अंदर गुहा लेख और चौक चौराहों पर शिलालेखों के माध्यम से लिखकर लोगों को जानकारी में दिया, जो आज भी वैसे ही स्वरूप में स्थापित है, जिसको कोई भी
देख सकता है, पढ़ सकता है, परंतु उन सभी अभिलेखों में लिखित जानकारी को यहाँ के तथाकथित विद्वान ब्रह्मवंशियों की विद्वता के कारण पठन नहीं हो पाया। उसकी जानकारी यूरोपियन विद्वानों के माध्यम से सन 18वीं शताब्दी के बाद भारतीय जनमानस को पता चलती है या मालूम होती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी जन्म नहीं लिया हो या नहीं लिया, जनमानस से जुड़ा हुआ कोई कार्य भी नहीं किया, पुरातात्विक रूप से कोई उसके साक्ष्य भी नहीं मिलते, उसकी जानकारी ब्रह्मवंशी धूर्त लेखकों के द्वारा 1000 वर्ष पूर्व यानी पाषाण सभ्यता से पूर्व की संस्कृति में ऐसा ही हुआ था। यह इस तरह के दावे के साथ कैसे लिखी गईं या बताई जाती हैं, इसे तथाकथित विद्वानों का मूर्खपूर्ण या मूर्खता कहें या भ्रम का पुलिंदा, यह आप सभी लोग स्वयं तय करें। महान सम्राट के अपना शिलालेख का लेखन करते समय उस पर स्पष्ट तौर से अपना नाम अशोक लिखा था, फिर भी इन आज के तथाकथित ब्रह्मवंशी विद्वानों को ऐसे महान शासक के नाम की जानकारी तक नहीं हो पाई। सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में विद्वान आजीवक संप्रदाय की चर्चा करते हुए गुफादान अभिलेख लिखे हैं, लेकिन अपने घर में किसी अज्ञात मूढ़ ब्रह्मवंशी चाणक्य का होना कहीं पे नहीं लिखा है। इसको ब्रह्मवंश की नादानी कहा जाए या ब्रह्मवंशी की धूर्तता, मूर्खता, किसी पात्र का प्रत्यारोपण, इम्प्लांट। ये बात आज सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति या शासक जब किसी दूसरे के बारे में लिख सकता है तो अपने घर परिवार में मौजूद सभी वरिष्ठ लोगों की जानकारी जरूर लिखेगा। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में अपना वर्तमान इतिहास लिखा, तो क्या अंग्रेज़ों ने भारत का पूर्व में बेहतर या बदतर बीता हुआ इतिहास नहीं लिखा? अगर अंग्रेज विद्वान वह इतिहास नहीं लिखते तो आज हम सभी लोग उसी ब्रह्मवंश के द्वारा लिखित काल्पनिक गपोड़ इतिहास सतयुग, द्वापर और त्रेता के साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय या बखिया बयान इतिहास ही पढ़ते रहते हैं, जो सिर्फ एक भ्रम का पुलिंदा मात्र है, इसके आगे और कुछ नहीं। अभी तक आप लोग भ्रमशीलों द्वारा किसी भी चित्रों या कभी खुदाई से मिले कुछ आकार को लेकर काल्पनिक तारतम्य बैठाने का प्रयास देख रहे थे, परंतु अब भ्रमिकों का जो प्रयास देखेंगे उससे थोड़ी देर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यह कैसे हो सकता है। भ्रमिकों की मान्यता है कि वेद, रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद और पुराण जैसे सभी श्रुति स्मृति ग्रंथों का लेखन या वाचन लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हो गया था, परंतु उन सभी ग्रंथों के अंदर लिखी गई या बोली गई संस्कृत भाषा के वाक्यों की शुद्धिकरण के लिए व्याकरण का निर्माण नहीं हुआ था। फिर तो उस संस्कृत में काफ़ी अशुद्धि रही होगी। आखिर भ्रमिकों का सारा खेल कल्पनाओं से ही चलता है। किसी भी लिपि या सिर्फ भाषा के निर्माण से पहले उसकी वर्णमाला का बनना निश्चित होता है और साथ ही उसके साथ उसकी व्याकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमें ज्ञात है ऐतिहासिक काल की पहली लिपि धम्मा लिपि और प्राकृत व पाली भाषा के नाम से साक्ष्यों में दर्ज है। आज हम सभी को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो प्राचीन धम्मा लिपि और प्राकृत व पाली भाषा है उसके बहुत सारे साक्ष्य मिल गए हैं। कोई अपनी अंधभक्ति की वजह से बिना साक्ष्य का तर्क वितर्क करता है या करता रहे
वह अलग बात है, लेकिन जिसको कुछ पुरातात्विक साक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है, वैसे सभी लोग आज इसी धम्म लिपि और प्राकृत पाली भाषा को ही प्रथम ज्ञात भाषा लिपि का दर्जा देते हैं। जब तक भाषा नहीं बनेगी तब तक उसका व्याकरण बनने का कोई सवाल ही नहीं बनता। जैसे महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध से 563 वर्ष पूर्व जन्म लेने के बाद से ज्ञात प्राप्ति और महापरिनिर्वाण प्राप्ति तक लोगों के बीच में ज्ञान बांटते रहे। महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा लोगों को जो ज्ञान दिया गया उसकी भाषा पाली या प्राकृत थी। इस वजह से उस समय पाली भाषा का विकास हुआ। अब जब पाली भाषा बनी तो इसके साथ ही इस पाली भाषा के अंदर अशुद्धि नहीं आए, इसके लिए इसके व्याकरण की आवश्यकता हुई। इसी वजह से पाली के व्याकरण निर्माण में कच्चान या महाकच्चान और मौद्गल्यायन का नाम जुड़ गया। बाद में कच्चायन भी तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। लेकिन संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण का निर्माण किसने और कब किया, इसका आज तक कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों? साथ ही इस संस्कृत भाषा का उपयोग कहाँ और किस शासक द्वारा या किस शिक्षण संस्थान में किया जाता था, इसकी भी आज तक कोई जानकारी नहीं। ऐसा क्यों? इस विषय पर आज तक कोई भी इतिहास वेता प्रमाण के साथ खुलकर नहीं लिखते हैं और न ही खुलकर सार्वजनिक मंचों से कुछ बोलते हैं। आखिर इस तरह की चुप्पी क्यों? तो अब आज भ्रम के पुलिंदा में ही इतना ही। अब आगे इसके अगले भाग में पाणिनि के ऊपर चर्चा करेंगे कि ऐतिहासिक काल में पाणिनि को इन लोगों ने किस तरह से फिक्स किया हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद।